भैया प्रणाम। जी जी सबको रूमे में बैठाइए। डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रधानाचार्य एयर कॉलेज पटना। विषय है कि आज हिंदी जो 70 साल और 75 साल से अपने अस्मिता बिहार पर रामाकांत शर्मा जी अजीत एडवोकेट एसोसिएशन के समन्वय समिति के अध्यक्ष और अपर महाधिवक्ता श्री SD सलेन सिंह जी और SD यादव जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। पुष्पांजलि करते हुए सम्मानित करें। कलानाथ बाबू साथ में सहयोग करें। अरे आइए पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता महाविद्यालय की डायरी आप सभी श्रोताओं, सदस्यों और साथियों को महाविद्यालय की तरफ से उपहार स्वरूप प्रदान की जा रही है। इन्होंने प्रथम हिंदी में जजमेंट देके एक मील का पत्थर के रूप में काम किया है। इसके लिए इनको साधु। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किलकारी जो एक राज्य सरकार का संगठन है, अभी नहीं आई है। अच्छा,
ये अनुरोध है माननीय मुख्य ऑनलाइन यूजीसी के कार्यक्रम में जुड़ना है, इनका अगर हो तो करा दे। मंच पे महाविद्यालय के एलुमनी और विज्ञान के छात्र रहे महाविद्यालय के अंशुमान जी, जो अभी पटना उच्च न्यायालय, शिखा सिंह परमार जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, राजेश कुमार जी, और हमारे कला बाबा, और जो भी दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबका अभिवादन है। में हो चाहे विधि के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, जर्मन में, फ्रांस में या चीन ने कितनी प्रगति की है। क्या उनकी भाषा अंग्रेजी है? नहीं। लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि अंग्रेजी को आप दरकिनार कर दीजिए, अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो। जैसा कि बता रहे थे कि अंशुमान जी ने कीर्तिमान स्थापित किया हिंदी में अपना जजमेंट देके, उसके लिए एक बार इनको तालियों से उनकी स्क्रिप्ट का स्वागत कीजिए कि ये दुस्साहस इन्होंने किया। ये दुस्साहस भी एक दुस्साहसिक कार्य चाहता है, वो कह नहीं पाता है। जिस भाषा में अपनी अनुभूति को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, वो कर नहीं सकता है। करेगा भाई अंग्रेजी में कीजिए, लोग कहने लगे कि भाई ला इनका तो इंग्लिश है ना वाला, तो हिंदी का अच्छा इंग्लिश भी या फिर हम, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आप जिस भाषा में कह रहे हैं, जिस भाषा में जो चीज़ कह रहे हो वो महत्वपूर्ण है, और पूरी बात जो है पूरी संवेदना के साथ आप कह रहे हैं कि नहीं, पूरे विषय वस्तु के साथ कह रहे हैं कि नहीं, पूरे सारे परिस्थितियों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए कितना हर्ष का बात है। ये अद्भुत पल है, ये अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत घड़ी है, जबकि एक एलुमिनी का स्वागत जो है यहाँ का एलुमिनी कर रहा है। ये विपरीत परिस्थितियों में जाकर किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सामान्य रूप से कोई स्वीकारेगा नहीं। क्या कौन कर रहा है, अरे हिंदी में होने वाला है, नहीं समझे। ये तो जो है कहाँ पहाड़ पे दूब जमा लेगा, वैसा बात, वैसी वैसी बातें उनको झेलनी पड़ेगी, वैसी वैसी कटु आलोचना उनको सहनी पड़ेगी। लेकिन जो आदमी पत्थर पे एक लकीर खींचता है तो उनको ये कार्य करना होता है, और वही ये कार्य करते हैं। सब कोई, सबके भाग्य में, थोड़े सौभाग्य में है कि काम का जो लोग कर रहे हैं वो कर लेगा। कोई घर में आप चलिए ना, कोई बोल दीजिए कि भाई हम हिंदी में बोलेंगे तो कहेगा अरे सब बोला था भोजपुरी, तू हिंदी में कहे लगवाता है, लोग कहेगा कि बाहरी आदमी। सब भाषा का महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य महोदय, आपकी व्यस्तता के कारण आपको दिक्कत नहीं है। अरे को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग को बता दूं कि जैसे अंशुमान साहब प्रथम जजमेंट देने के यशस्वी भागी बने हैं, करके उसको एक्सेप्ट करवाए हैं हाई कोर्ट से, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी, बिहार बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष श्री रमाकांत शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह अभियान के संरक्षक, बिहार संरक्षक डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी, संयोजक भाई परमानंद प्रसाद जी, संचालनकर्ता सह शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अधिकारी सह विश्वविद्यालय व्याख्याता प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, भाइयों बहनों एवं साथियों एवं कर्ता महोदय, प्रारंभ में जो कुछ बताए और अध्यक्ष महोदय का जो उद्बोधन हुआ, उससे आयोजन का, प्रयोजन का आभास तो हो ही गया होगा
मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे वर्ष 2003 में तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.के. कटियार मेरे एक हिंदी आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिए कि हिंदी उच्च न्यायालय की भाषा नहीं है, उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। जब अंग्रेजी में मुकदमा दाखिल होगा तब मुकदमे के गुण दोष पर विचार किया जाएगा। जो 2003 वॉल्यूम 2 BLJ पेज 418 विनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में ज्ञापित है। लेकिन मैं उस हिंदी विरोधी निर्णयादेश को स्वीकार नहीं किया। उसके विरुद्ध LPA दाखिल करने का सुझाव अपने वकील को दिया और मेरा वकील मेरे सुझाव को मानकर LPA दाखिल किया और माननीय LPA न्यायालय से वह हिंदी विरोधी निर्णयादेश हिंदी आवेदन कृष्णा यादव केस में उस हिंदी समर्थक से मना कर दिया। लेकिन वर्ष 2019 में माननीय पूर्ण पीठ के न्यायालय से स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हो गया, जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल कर बग्गा केस के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री नागेंद्र राय जी हमसे मेरे एक मामले में खुली अदालत में बोले कि विद्वान अधिवक्ता महोदय, कितना आदमी गर्दन कटवा लिया तब देश आजाद हुआ, आप चले हैं देश की भाषा हिंदी को आज़ादी दिलाने, तो आप क्या समझते हैं कि बिना गर्दन कटवाए हुए भाषा को आज़ादी मिल जाएगी? जो हिंदी रोकते हैं उनको रोकने दीजिए, आप हिंदी में आवेदन दाखिल करते रहिए, एक दिन हिंदी का झंडा लहरेगा। और वास्तव में माननीय पूर्णपीठ का निर्णयादेश में हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश बिहार सरकार को प्राप्त है, जो मंत्रिमंडल बिहार का बैठक दिनांक 19/9/2023 के मुद्दों में शामिल था, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। लेकिन अभी संशोधन है और न ही मंत्रिमंडल बिहार के स्वीकृति आदेश का लाभ मिल पा रहा है। आज के तारीख में भी विचार कर रहे हैं। कुछ न्यायमूर्ति मेरे हिंदी आवेदन के गुण दोष पर तब तक विचार नहीं करते हैं जब तक उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न नहीं हो जाता है, और कुछ न्यायमूर्ति हिंदी आवेदन के समर्थन में हिंदी में फैसला भी सुनाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति, इसलिए इस आयोजन का प्रयोजन हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करवाना और संशोधित अधिसूचना जारी करवाना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। नहीं है, भारतीय जितने भी भारत की भाषाएं हैं सब हिंदी की बहनें हैं। उसी कड़ी में मंगलमय दिन आज है, आप सबके स्वागत के लिए मन कमल फुलायल मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठी आयल मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठी आयल।
फौजी है जिनकी माँ गांव में है, माँ है, उनके पिताजी नहीं है, और वो अपने माँ से अपने गांव भोजपुरी बात अपनी माँ से पूछ रहे हैं गांव का हालत। और वो चूँकि फौज में नौकरी कर रहे हैं तो बाद में वो अपने छुट्टी पर गांव आते हैं, खेती करते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा है, तो आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। देश के जवान पूछे, अरे माई से हाल तनी बताव माई, हो तनी बताई माई।
1999 में भाषा की रक्षा के लिए इस महान बलिदान को आदर देते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की और तब से पूरे विश्व में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में भारतीय भाषा अभियान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले विषय वो एकमात्र उद्देश्य है कि भाषा के विकास के साथ साथ पूरे देश में जनता को न्याय जनता की भाषा में प्राप्त हो और उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है पूरे देश में जो पूरे देश को एक माला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस विचार गोष्ठी का विषय जनता को न्याय जनता की भाषा में। इस संबंध में हम कहना चाहिए कि भारत के राज्य जो कामकाज की भाषा होगी, राज्य भाषा जो होगी वह हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। 343(2) कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद आगे 15 वर्षों तक अंग्रेजी लागू रहेगी। इस 15 वर्षों के कालखंड में भारत की भाषा हिंदी को अंग्रेजी की जगह पर स्थापित कर देना है। जीत गए आजादी के, लेकिन हम आज भी वही हैं। न्याय जो अंग्रेजी में हमें प्राप्त हो रही है, इसका मूल जड़ है अनुच्छेद 348। संविधान का जो अनुच्छेद है 348 वो मूल जड़ है। 348 कहता है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन एक विकल्प भी दिया गया है 348(2) में कि यदि गवर्नर संबंधित राज्य के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वहां के राजभाषा को वहां के उच्च न्यायालय में स्थापित कर सकते हैं लागू, यदि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिल जाए तो इस व्यवस्था का, इस प्रावधान का फायदा 4 स्टेट राज्यों में मिल चुका है, जिसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और अपना बिहार भी है। यहाँ के उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में आवेदन स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन 1972 में एक यहाँ जो गवर्नर की सूचना जारी हुई थी उसमें एक अपवाद जोड़ दिया गया था कि हिंदी आवेदन के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि न्यायालय जो है, भारत का जो न्यायालय है सिर्फ न्यायाधीशों के लिए बना है। न्यायालय है जनता को न्याय देने के लिए, और जनता को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिलती है। वादी प्रतिवादी न्यायालय में आते हैं, तो ये एक विडंबना है, और यही सब विडंबना देखते हुए 2 की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की न्यायपालिका में भारत की भाषा हिंदी को स्थापित करना। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। प्रतिवर्ष 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जानकारी सह जागृति के निमित्त आयोजन है। भारतीय भाषा अभियान के तहत मातृभाषा का अभिप्राय प्रांत के समान व्यवहारिक भाषा से है, जैसे कि बिहार में हिंदी। जनता को न्याय जनता की भाषा में, इससे तात्पर्य है कि न्याय सामान्य जीवन की कोई व्यवहारिक अवस्था नहीं होती। किसी के साथ अन्याय हुआ है तो प्रतिक्रियात्मक शब्द, उसका विपरीतार्थक शब्द है न्याय। न्याय प्राप्त करने के लिए जब कोई पीड़ित, जिस किसी के साथ कुछ अन्याय होता है और वो पीड़ित जब थाना जाता है, सामान्य रूप से हिंदी में अपनी फरियाद प्राथमिकी दर्ज कराता है 154 के तहत, FIR कहलाता है, हम सभी जानते हैं। थाना में सुनवाई नहीं होने पर या अलग से भी जब वो निचली अदालत में जाके न्याय पाने के लिए पीड़ित अपनी भाषा में कंप्लेन ऐसे करता है,
तो वो अपनी भाषा में अपनी पीड़ा बताता है और दंडाधिकारी के द्वारा स्वलिखित दस्तावेज तैयार होता है जो उसे उसकी भाषा में समझा के उसका दस्तखत लिया जाता है और पूरी न्याय प्रक्रिया का अंतिम निर्णय इस दोनों दस्तावेज पे आधारित होता है, चाहे पुलिस केस हो चाहे कंप्लेंट केस हो। और जब ये प्रोसेस होता है, लेकिन जब की भाषा में ही स्वाभाविक है, अतः इसी निचोड़ को स्थापित करने का प्रयास अपना लक्ष्य है। ये मेरी छोटी सी समझ है। धन्यवाद। जय हिंद किसे सागर में सागर को समाया। अब ऐसा है कि संस्कृति प्रकृति एवं प्रगति के अनुरूप ही कोई व्यवस्था जब चलती है तो वो व्यवस्था सार्वभौम पर शिखर पर आती है, अन्यथा चरमरा जाती है। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में श्री राजेश कुमार जी जो आए हुए हैं, छात्राएं हैं, इन लोगों के बीच इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते हैं, हर साल कर रहे हैं और देखते देखते ये और मजबूती प्रदान हो। भाषा आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाने वाले को प्रकट करने में जो सुविधा होती है वो दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकती, इसलिए मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। हम लोगों का मूल मंत्र है माँ मातृभूमि और मातृभाषा को कोई विकल्प नहीं। मैं चंद शब्दों में ही ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अपने अपने देश में अपने अपने जगह सारे लोग मनाते हैं। हम हिंदी भाषी हैं और यहाँ पर जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में मिले, इस कार्यक्रम पर लगातार करते हैं आ रहे हैं। संयोगवश हमारे इंद्रदेव भाई जी हिंदी में अच्छे संघर्ष कर रहे हैं और इंद्रदेव भाई जी देखें कि माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय करोल साहब भी आए कार्यक्रम में। एक बार उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत किए इस आधार पर कि हिंदी में आवेदन है और मंच पर आकर कहे कि इस बार अब ऐसी आगे से नहीं होगा। और ये हम आप कार्यक्रम YouTube पे देख लेगा तो इच्छाएं हिंदी सीखने के लिए जो भी प्रेरणा यहाँ आकर के और सतत प्रयास से उनके मन में ये भाव जगा हिंदी सीखेंगे। ये जो है इस कार्यक्रम का और ये लगातार संघर्ष का। बहुत सारे भाषाएं विलुप्त हैं। पहले तो हमारे सब महान ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन आज जो है संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या नाम मात्र है। हमारे गांव में ही 1100 बीघा जमीन दान दे करके उस संस्कृत महाविद्यालय बना हुआ है। संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने के लिए मुफ्त की पढ़ाई है, खाना है, कपड़ा है, किताब है, फिर भी छात्र वहाँ से नदारत है। छात्र नदारत है क्यों? आज उस आगे चलकर यदि हिंदी भाषा को भी हम लोग समेट के नहीं रख पाएंगे। मंचासीन श्री शैलेंद्र सिंह जी जो अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनको, इनसे अनुरोध है कि आए और भारतीय भाषा अभियान और मातृभाषा दिवस के अवसर पर चंद शब्द वाणी को विराम दूंगा कि भारतीय भाषा और खास करके जनता को न्याय और जनता की भाषा हिंदी में, तो प्रश्न यह उठता है कि ये स्थिति उत्पन्न होती कैसे है। मैं महसूस करता हूँ कि एक अंतर जो माँ और सौतेली माँ में होता है वही अंतर अपनी हिंदी और दूसरी भाषाओं में है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो प्राकृतिक सोचने की जो प्रक्रिया है वह स्वतः हिंदी में ही है, मातृभाषा में ही है, और हम उसका अनुवाद करके उसको अभिव्यक्त करते हैं जो दूसरी भाषा में होता है। निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया में जब न्याय को परिभाषित किया जाता है, जो न्याय के निर्णय को सुनाया जाता है, तो कहीं न कहीं अंतर उत्पन्न अवश्य होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, सोचने की प्रक्रिया होती है, उसमें स्वस्फूर्त भावनाओं का समावेश होता है और जिसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः न्याय में होती है। लेकिन जब उसको अनुवादित रूप में बोलते हैं, खास करके नॉर्थ जो उत्तरी भारत के लोग हैं, हम सभी लोग, हमारे न्यायमूर्ति महोदय जो आपके सामने भी हैं, निश्चित रूप से जो विचारधारा आती होगी, जो बातें आती होगी, जो सोच उत्पन्न होते होंगे, वो हिंदी में ही होते होंगे। उसको अनुवादित रूप से आदेश के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है।
बस इतना ही कहना है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृभाषा हमारी है, माँ हमारी है, और माँ को कहने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय भाषा अभियान बिहार इसका बहुत बहुत तो इसको धन्यवाद, और खास करके हमारे इंद्रदेव भाई परमानंद जी और हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता एक पंक्ति के जाएगा। मधुशाला अभियान जारी रखिए। धन्यवाद। एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनसे बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य श्री योगेश चंद्र वर्मा साहब, सभी अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान इस महाविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष श्री कलानाथ मिश्रा साहब, इस संगोष्ठी की जिस अभियान के तहत इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसके संयोजक श्री परमानंद प्रसाद साहब, उनके पहले हमको संरक्षक को भी बोलना चाहिए था, डॉक्टर अजीत कुमार, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई लोग, आज हमको बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है कि इस विद्या मंदिर के हृदय स्थली पुस्तकालय सभागार में कुछ चंद शब्द बोलने का हमको भी मौका मिला है। हम इस संगोष्ठी में बहुत शांतिपूर्वक और ध्यान से सुन रहे थे। सबसे पहले इस संगोष्ठी का प्रारंभ सरस्वती वंदना से श्री पुलकी जी के मुखार बिंदु से हुआ। उसके बाद किलकारी अभियान के तहत जो संगीत सुनाया गया, सचमुच में वह हृदय से प्रशंसनीय है। जहाँ तक आज का यह विषय है कि जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में होनी चाहिए, इसका झंडा भाई इंद्रदेव जी और जहाँ तक हम लोगों के समक्ष जो माननीय मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर उस्मान साहब हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय शुरू से ही अब हिंदी में माननीय उच्च न्यायालय में अपना सामने इंद्रदेव बाबू बैठे हुए हैं और इनसे 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई और हिंदी के लिए जो ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। आदरणीय रमाकांत शर्मा जी, योगेश चंद्र वर्मा जी, श्री सूर्यदेव यादव जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अजीत पाठक जी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, हमारे प्रोफेसर सुभाष बाबू, प्रोफेसर संजय सिंह जी, शिखा सिंह परमार जी, परमानंद प्रसाद जी, और आप सब जो विद्वज्जन न्याय धारा से जुड़े हैं, आप सबों का महाविद्यालय के इस परिसर में बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, नमन करता हूँ। मित्रों, संस्कृत पंडा जस्त संजाता है पंडिता सब असद विवेक थे। अब आप पंडा को यहाँ जाते हैं पुजारी, वहाँ पंडा जी कहते हैं। पंडा शब्द आया कहाँ से? कहता है पंडा वह है जिसमें अच्छे और बुरे के फर्क करने का क्षमता, सद असद विवेक, और कहता है कि जो इस विवेक को अपना लिया, इसमें यह विवेक आ गया, न्याय का यह विवेक, वही साफ हमारे बीच ऐसे न्याय की विवेक पूर्ण न्याय मूर्ति जब बैठे हो, तो बात है कि कहता है कि त्रिरादपि लघु स्थूल कुलादपि द्वियाचक, वहाँ मांगना क्या है? न्याय तो स्वतः मिलता, समय की प्रवाह है, धारा, और जब आप सब इतने लगे हुए हैं, यह धारा निश्चित रूप से एक बात मैं केवल कहना चाहता हूँ, हम स्वतंत्र तो हो गए, भौगोलिक रूप में स्वतंत्र हुए, वह भी पूर्ण भौगोलिक रूप में हुए नहीं हुए वो नहीं कह सकता, लेकिन भौगोलिक रूप में स्वतंत्र हुए, मानसिक स्वतंत्रता हमारी बनी रही, और उस नीचे थाना से लेके ऊपर संपूर्ण न्याय धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, वो बातें धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन राजा की भाषा, प्रेमचंद ने जगह लिखा है कि तोता यदि आप पालिएगा
तो तोता यदि बंगाली के घर में रहेगा वो बंगला बोलना सीख जाएगा, भोजपुरिया के घर में रहेगा भोजपुरी बोलना सीख जाएगा। तो अब जिसके घर में तोता रहेगा तो वो भाषा को तोता अर्थात गुलाम जो है मालिक की भाषा सीख ही लेता है। जिसको पढ़ता मंडल मिश्र का तोता तो श्लोक बोलता था, हाँ सत्सस्ता पर्णम पढ़ता पराम। अब एक क्षेपक सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति थे, वो बंगला बहुत अच्छा बोलते थे। लक्षणा में मैं कह रहा हूँ माननीय न्यायाधीश महोदय और आप सभी विद्वज्जन, आप सभी तो जाने जाते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की संप्रेषण क्षमता और भाषा की प्रतीति। तो भाषा एक वस्तु है, भाषा की प्रतीति एक चीज है। अरिस्टोटल ने कहा कि साहब चीज कैसी है वो एक बात है, चीज कैसी प्रतीत होती है वो दूसरी बात है, और वस्तुओं को कैसा प्रतीत होना चाहिए ये तीसरी बात है। मानना किसको है? तीनों रूपों में जो राष्ट्र की है उसको मारने का प्रयास था। आप नकल को सुन लीजिएगा कभी। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने किया, मणि दुल्हन जैसी रातों को 9 लाख सितारे। तो बटमार का बेकार बदनाम कर रहे हैं आप तो स्वयं आप। और हिंदी को किसी शक्ति नहीं चाहिए। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हिंदी जो शक्ति अर्जित कर रही है, इतने दिनों होते होते ये 70-75 वर्ष हो गए हैं और किसी ने बैसाखी की जरूरत, किसी बैसाखी की हिंदी नहीं है। आपको मजबूर होना पड़ेगा। जनता यदि जगी है तो आपको उसकी भाषा में बात करनी होगी और इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा। यहाँ एक से उसने कहा तो भाई वो तो शासक था, अंग्रेज था, वो बिगड़ गया। उसने कहा कि नहीं कैसे दोगे? उसने कहा कि भाई तुम्हारी चीज ही नहीं है, ये लेके क्या करोगे? मैं नहीं दे सकता हूँ। बिगड़ गया, बोला कि इसको पकड़ो, अरेस्ट करो इसको। सिपाहियों ने बचा दिया उसको, कहा कि बेचारा सर छोड़िए ना, मैं ला के दे दूंगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक दिन की किताब से गायत्री की किताब ला करके दिया। उसने कहा कि हुजूर यही तो है, पढ़िए इसको। कहा कि इसका क्या होता है? अपना ट्रांसलेशन करवाया, उसने जाकर साधु बल्कि से लिखा, इसी पर तुम इतरा था, यही ना है गायत्री लो। तो साधु हंसने लगा, कहा कि लिखता तो परिष्कार ही है जजमेंट, लेकिन जज का दस्तखत नहीं होगा तो वो जजमेंट नहीं। तो इसका जिसने अपना जिसको वो अधिकार मिला, मैंने वह अधिकार प्राप्त किया है। मैं जब कहूंगा वो न्याय होगा, मैं नहीं कहूंगा तो न्याय नहीं होगा, वो गायत्री की शक्ति में नहीं आएगी। तो ऐसे न्याय के अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करने वाले जब न्यायमूर्ति बैठे हों और ऐसे समय में बैठे हों जबकि हिंदी के साथ भी एक व्यवहार इस तरह का हो रहा है। एक कवि ने लिखा कि कपट गीत है, कपट रागनी और कपट ही लय है। तो जहां कपट ही रागनी और लय बन गया है, वहां आपको मैं बताऊं कि आप एक एक व्यक्ति के साथ जब अंग्रेजी में आप फाइल लिखते हैं, न्याय एक प्रक्रिया है। बड़े बड़े पदाधिकारियों को देख लीजिए, अभी भी हीन भावना से ग्रसित हैं, और ये हीन भावना है। यह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना और अंग्रेजी दां बनना, दोनों दो बातें हैं। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं बड़े आराम से हिंदी में अंग्रेजी में वक्तव्य दे सकता हूं, देता हूं। जहां वैसी स्थिति होती है, जरूर अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में लीजिए, अपने मालिक के रूप में जब आप लेने लगते हैं और उसके लिए जब जनता से भेदभाव करने लगते हैं, वह अपराध है। और न्याय का होना ही आवश्यक नहीं है। न्याय तो आप उचित करते हैं, लेकिन और इंगित कर रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि उच्चतम न्यायालय तक संपूर्ण कार्य हिंदी में होंगे। और कोई यह जितना भी आपका आर्टिकल 343 से 51 तक है, कुछ नहीं रह जाएगा। मात्र एक राष्ट्र, कई देश, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, जो जीता उसने कहा कि साहब कितने दिन में तुम अपनी भाषा ला सकते हो। क्योंकि प्रेमचंद ने जगह सर लिखा है, उन्होंने कहा कि देश जो है वह नदी, पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाओं से नहीं बनते। देश भौगोलिक कोई आवृत्ति नहीं है, वहां नहीं बनती है। भाषा ही वह शरीजा है जो देश की संरचना को बिखरने नहीं देता है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा एक है।
वह आत्मा किसी भी हालत में अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, तमिल में मिल सकता है, कन्नड़ में मिल सकता है, मैथिली भोजपुरी मगही में मिल सकता है, और हिंदी तो सबको लेके चली। 16 भाषाओं का जन्म मिला है तो हिंदी रूपी समुद्र बना है। और इस समुद्र जो है यह माँ की तरह है। इस समुद्र में जब आप देख रहे हो, कब तक आप उसको रोक के रख सकते हैं? उसका जो प्रसार है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं केवल यह कहता हूँ एक बात, इतनी बातें जो मैं कहा, समय लिया, दुष्यंत की एक पंक्ति मुहाने पर खड़ा है। हमारी हिंदी, हमारा राष्ट्रीय एकता, हमारा राष्ट्र धर्म अब सबसे उच्च पैमाने पर जा रहा है। लोकमत अगर हमारे साथ है, लोकशाही की सरकार है, तो हिंदी को हम उस परचम पर लहरा देंगे और उस कदम पर जा रहे हैं। लेकिन जो दो व्यक्ति 1994 में एक अलग जगाया शिक्षा उत्थान किए हैं, उनके प्रयास से हम लोग यहाँ तक आए हैं। और एक पर एक से 11 हुए, 11 से 1100 हुए, 11,000 हुए, 11 लाख हुए। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पटना के वकीलों के बड़े नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, और इंद्रदेव बाबू, मैं शुरुआत इससे कहना चाहता हूँ कि आज जो किया जा रहा है ये जो है जनता को न्याय, जनता की भाषा में हिंदी में, यह कोई नैरो संशोधन नारा नहीं है, यह समय का तकाजा है, ये होना ही चाहिए। इसीलिए शुरुआत तो कहा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय मांग है और यह एक निहायत जरूरी है। शब्द है न्याय, जनता को न्याय की भाषा। निश्चित रूप से न्याय जो है कहा जाता है रियल जो जस्टिस, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसके असल कंज्यूमर तो आम पब्लिक होती है, लिटिगेंट पब्लिक होती है, और हिंदुस्तान में लोग के उसको समझना पड़ता है। रियली ये कि कहा जाए तो मोस्ट ट्रैजिक एस्पेक्ट है कि न्याय जो लिटिगेंट पब्लिक आते हैं उनके केसों में फैसला होता है, लेकिन वह समझते नहीं हैं। और अब तो कुछ माहौल बदला है, पहले तो आज से 20-30 साल, लेकिन ठीक है कि हिंदी का, लेकिन मैं चाहूँगा 2-3 चीज़ का। हिंदी का प्रयोग बड़े पैमाने पर तभी हो सकता है और लोग जब इसका सरलीकरण हो। ये क्लिष्ट भाषा जो होती है वो अंग्रेजी से भी डिफरेंट है, आदमी समझ नहीं पाता है, पूरा पूरी डिक्शनरी नहीं है या कुछ उस तरह का। अब स्टेशन का कुछ ऐसा शब्द हो जाए कोई समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले जो कोर्ट कचहरियों में भाषा का इस्तेमाल होता है, जो आप लोअर कोर्ट के जिला जजों के फैसले जो हिंदी में दिए जाते हैं बहुत ही कठिन है उसको समझना। इसलिए एक उनमें उत्साह हो और ये समझें कि हिंदी निहायत जरूरी है। और तभी न्यायपालिका हम समझते हैं कि हिंदी के लिए सबसे अच्छी, सबसे जो सेवा किया जा सकता है, इस तरह हिंदी होना ही चाहिए, अति आवश्यक है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अंग्रेजी का विरोध कीजिए। आज अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कहा गया कि रशिया, चाइना, जर्मनी सभी जगह लोकल भाषा ही चलती है, लेकिन एक कॉमन भाषा है अंग्रेजी। आज उसी के चलते दुनिया में कंप्यूटर हमारे साइंटिस्ट जर्मनी में हो, अमेरिका में। आज हम चीन से अधिक हमारे साइंटिस्ट बाहर हैं, इसीलिए कि वो अंग्रेजी भी जानते हैं। इसलिए हिंदी का खूब प्रचार किया जाए, लेकिन किसी भाषा के विरोध किए जाए। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 3 भाषा का चयन किया है कि अंग्रेजी से हमको कोई विरोध नहीं है। ढंग से बातों का विवेचन हुआ, समस्याओं की चर्चा हुई, मातृभाषा का विकास, हिंदी का विकास क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस अभियान को चलाने वाले सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो समाधान ढूंढने में लगे। मैं चूक जाऊं अगर इस सभागार में जो मूर्तियां लगी हैं, मंच पे विराजमान है बिहार विभूति अनुग्रह बाबू, 3 तो एक लाइन से भगवान हैं,
आपको नहीं दिखाना होगा मित्र, मुझे दिख रहा है यहाँ से। बाबू वीर कुंवर सिंह, उसके बाद जो तो तस्वीरें हैं वो अंत में नाम लूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश बाबू लोकनायक, जिनको हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया। बिहार में जितने शैक्षणिक संस्थान बने उसमें आधे से ज्यादा इनके नाम से कॉलेज जो खुले, बाद में उनके पुत्र भी मुख्यमंत्री हुए, सत्येंद्र बाबू के नाम से भी खुला। एक पोता है मेरा 10 साल का, वो बम्बई के स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ता है। मेरे घर आया, अपनी माँ से अपने बाप से अंग्रेजी में बातें कर रहा था। मैंने उसकी दादी को कहा कि ये कर क्या रहा है, इसको तो हम लोगों से संपर्क जुड़ेगा ही नहीं, इसका मन भेद हो जाएगा, हम लोगों से मतैक्य होगा ही नहीं, इसको हिंदी सिखाइए, मगही बोलने दीजिए घर में। तो वो लड़का जाने के दिन बोला अपने चाचा से, दोनों भाई बोलते थे कि सूते जाही हो जी, तो उसको नकल कर लिया कि सूते जाही हो जी। तो ये आत्मा से निकलती है बात, ये प्रेम अपनी भाषा से निकलती है, दूसरी भाषा में मिलेगी नहीं। अब जरा विषय वस्तु पर आ जाए, वो लगे कि हाँ ज्योति जल रही है, लगता है कुछ रोशनी आने वाली है। जो कहा उन्होंने कानून की भाषा, आवश्यकता है कि लोगों को उनकी भाषा में दिया जाए न्याय। आगे कहा उन्होंने, ये आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कानून मूलतः हिंदी में बने, फिर उसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में किया जाए। जब विश्व के अनेक देशों में स्थानीय भाषा में कानून बनने के साथ न्याय भी दिया जा सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह ठीक नहीं कि अपने देश में अधिकतर सरकारी काम अंग्रेजी में ही होते हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन था, वहाँ उनका जो वक्तव्य है मैं आपको कोट करता हूँ। उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह न्याय सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, उससे शायद ही कोई असहमत हो सके। इस अवसर पर उन्होंने यह बताया कि उनकी सरकार इस पर विचार कर रही है कि कानून दो तरह से बनाए जाए। कानूनों का एक मसौदा उस भाषा में हो जिसका उपयोग न्यायालय करते हैं, और दूसरा उस भाषा में जिसे आम आदमी समझ सके। तो बात तो बढ़ गई। उन्होंने तो कहा कि थोड़ा चेंज करो, ट्रांसलेट करो। आगे कहा यह काम होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आम लोग कानूनों को सही तरह समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा जाना होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। आम लोगों को लोक भाषा और सामान्य भाषा में कानून समझने से न्याय के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि साझा सम्मेलन में नए विचार आते हैं। आज ये सम्मेलन आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हो रहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर देश के नए सपनों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। हम देश की आज़ादी के मैं लिहाज कर रहा हूँ कहीं अंग्रेजी के शब्द कुछ निकल ना जाए, जैसा योगेश बाबू के शब्दों में था, इसलिए कि हिंदी पर बोलने आया हूँ, बीच में अंग्रेजी बोलता चला जाऊं। और विधि की जितनी भी अवधारणाएं अभी तक विकसित हो सकी हैं, उनमें विधि का तात्पर्य उस प्रमाण से है जिसे किसी प्राधिकारी ने किसी ऐसे समुदाय के लिए प्रस्तावित किया है जिसे वह समुदाय अपने लिए बाध्यकारी मानता है। बाध्यकारी का अंग्रेजी आप समझ लीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और वह प्राधिकारी ऐसी शक्तियों से परिपूर्ण है जिसके प्रयोग से वह सामान्य प्रतिमानों अथवा नियमों का निर्माण कर सकता है तथा विभिन्न प्रकार की अनुशास्त्रियों के द्वारा उनका प्रवर्तन करा सकता है। दूसरे शब्दों में, विधि नियमों का एक ऐसा निकाय अथवा पुंज है जिसे कोई समुदाय अपने कल्याण के लिए आवश्यक मानता है और उसके प्रवर्तन के लिए एक विशिष्ट तंत्र की स्थापना करता है। मानव जीवन के विनियमन के लिए बनाई गई ऐसी विधि यदि जनमानस की भाषा में नहीं है तो वह न्यायकारी नहीं हो सकती। जनमानस की भाषा में होनी चाहिए। वह विधि अंधी है जिसमें न्याय नहीं है, और यदि न्याय जनता की भाषा में नहीं दिया गया है तो विधि सम्मत होते हुए भी वह एक पंगु न्याय है। राष्ट्रीय जीवन को राष्ट्र की उस राजभाषा के माध्यम से विनियमित करने
उसी में न्याय प्रदान करना तथा सारी समस्याओं का निराकरण करना, जिसमें कि कोटि कोटि जनमानस अपनी अभिव्यक्ति देखता और पाता है, एक जुग पुकार है। अतः इस संदर्भ में तथा भारत की भाषाई समस्या के संदर्भ में इस बात का अनुसंधान करना आवश्यक है कि विधि के क्षेत्र में राजभाषा का प्रयोग किस रूप में, किस सीमा तक और किस संभावना तक किया जा सकता है। मित्रों, और नहीं करूंगा, थोड़ा और है। को ही प्रतिस्थापित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिनिधियों को बैठकर यह निश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर अंग्रेजी का स्थान हिंदी किस गति से ले। एक दिन में नहीं होगा। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों और पदावलियों को भविष्य में हिंदी में अपनाया जाना चाहिए। योगेश बाबू ने कहा कि सरलीकरण करो। न योगेश बाबू तुलसीदास है, न हम वाल्मीकि हैं, कहाँ से सरलीकरण करें। हम लोग तो दिन भर अपने रोटी दाल के चक्कर में क्लाइंट को ठगने, उसके जेब का एक्सरे करने। भाषा के संदर्भ में राष्ट्र भी संक्रमण काल से गुजर रहा है। अभी भी विधि, विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी को लाने और अंग्रेजी को हटाने में हमें प्रतीक्षा करो और देखो। वहीं हैं हम, वहीं पहुंचे हैं। प्रतीक्षा करो और देखो की नीति पर चलना होगा। हिंदी तो समूचे भारत की एक संपर्क भाषा बन चुकी है। मेरे पूर्व के एक वक्ता ने कहा कि महात्मा गांधी गुजरात के थे, उन्होंने हिंदी को अपनाया इसलिए कि उनको राष्ट्र नेता बनना था, राष्ट्रपिता होना था। वो सर्वमान्य भाषा थी, पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती थी, समझी जाती थी। हिंदी तो समूचे भारत की एक संपर्क भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं तो कुछ लोगों की भाषा है। भारत ने चूंकि लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया है, इसलिए एक न एक दिन जनता की भाषा हिंदी अपना पद ग्रहण कर लेगी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरुष और उनके जैसे राष्ट्रभक्त जो अब हैं, स्वयं आगे बढ़कर इसे विधि के क्षेत्र में भी अकेली राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे, ऐसी आशा है। मैं चूक जाऊं अगर इस सभागार में जो महान विभूतियां हैं, दो तो भगवान हैं, एक तीसरे भी गुरु हैं। सामने वीर कुंवर सिंह जी हैं, दिनकर जी के बगल में रेणु साहब हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनके साथ कॉफी हाउस में बैठने का अवसर मिला है। मैं भी अब कोई कम उम्र का आदमी हूँ, 71 साल का हो गया। लोकनायक के बारे में क्या कहूँ, राजेंद्र बाबू के बारे में क्या कहूँ। मैं एक बात कहता हूँ, एक उपन्यास था मारे गए गुलफाम, इसकी समझ है, मैंने सुना होगा। एक चौथी कसम खाने को कहता हूँ, अपनी भाषा को अपनाइए, उसी का विकास करिए, उसी के लिए समर्पित हो जाइए, इस आंदोलन को सहयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सभागार में मुझे बुलाया गया और मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ इस बात से कि मैं खुद भी इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और आईएससी और बीएससी फिजिक्स मैंने यहीं से पूरा किया है। उसके बाद मैंने एमएससी किया, फिर लॉ के फील्ड में आ गया। मानव यह हम सबको विदित है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली कार्य करती है, जिसमें जिला न्यायालय, प्रारंभिक न्यायालय है, उच्च न्यायालय, मध्य का न्यायालय है राज्य स्तर पर, और सर्वोच्च न्यायालय से शीर्ष न्यायालय है। इस एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण हमारे देश में प्रचलित सभी विधियों में एकरूपता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी उच्च न्यायालयों में और उच्च न्यायालय के निर्णय दूसरे उच्च न्यायालयों में दृष्टांत के रूप में और निम्न न्यायालयों में लागू होते हैं। भारतीय संविधान भारत की शासन व्यवस्था का मूल आधार है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो अथवा न्यायपालिका। सभी को संविधान का पालन करना है, उसके अनुरूप चलना है। हमें यह भी विदित है कि संविधान भारत का मूल है और संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में
भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी निर्धारित है, लिपि देवनागरी निर्धारित है। अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी का विकास करे। यद्यपि अनुच्छेद 351 में दिए गए प्रावधान निर्देशिका प्रकृति के हैं, डायरेक्टरी प्रकृति के हैं, आज्ञापक मैंडेटरी बनाने वाले आदेशों को अवैध घोषित किया है। आज आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी भारतीय संविधान के 74 वर्ष पूरा होने के बावजूद हिंदी पूरी तरह संघ की भाषा नहीं बन पाई है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी विश्व में अंग्रेजी और मांdarin के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस भाषा को हम भारतवर्ष के सभी लोग सुनते और समझते हैं। 50% से ज्यादा लोग लिख पढ़ सकते हैं और इस प्रकार हिंदी भाषा भारतवर्ष में जनता की भाषा कही जा सकती है। हमारे देश के कई राज्यों ने, खासकर हिंदी भाषी राज्यों ने, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग के लिए राज्यपाल के द्वारा और विभिन्न न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालयों में आदेश या न्यायालयों के पिटीशंस फाइल हो सकते हैं, दाखिल किए जा सकते हैं। मेरा इस विचार गोष्ठी में यह विचार है कि आज की जो समस्याएं जिसके बारे में सभी वक्ताओं ने कहा और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका यह खास हमेशा जब वो न्यायपालिका की किसी भी सभा में उपस्थित हुए हैं तो उन्होंने इस बात की चर्चा की कि हिंदी में कार्य ज्यादा से ज्यादा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आज के डेट में ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी आदेश को, किसी भी निर्णय को हम हिंदी में रूपांतर देख सकते हैं। उसका हिंदी रूपांतर का हम वेब कॉपी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूं जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा की है कि हम हिंदी का जब अर्थ निकाल के देखते हैं उन निर्णयों में, तो हम देखते हैं कि उन निर्णयों में निर्णय का भाव नहीं। तो ये हम अधिवक्ता समुदाय की अखंड जिम्मेवारी है कि हम नियमित रूप से उन निर्णयों को देखें, पढ़ें और जिन निर्णयों के हिंदी रूपांतर में भाव का अभाव प्रतीत होता है तो हम वहां कंप्यूटर पर ही सूचना दें कि यहां भाव की कमी आ रही है। ऐसा प्रावधान किया गया है और ये जिम्मेवारियां सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों पर दी है। मेरा ये कहना है कि चूंकि ये विद्वजन जहां अधिक से अधिक अधिवक्ता बैठे हैं, न्याय प्रणाली में कानून और उसके निर्णय को सबसे ज्यादा समझने आ रहे हैं। वेब कॉपी में हम देख सकते हैं। मेरा एक और अनुरोध है, चूंकि इस सभा में आचार्यगण भी बैठे हैं, कि आचार्यगण भी प्रोत्साहन दें कि विद्यार्थी हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि यही वो विद्यार्थी अधिवक्ता होते हैं। यदि वह अधिवक्ता फिर न्यायाधीश होते हैं। पूरी न्यायाधीश में से कुछ लोग न्यायमूर्ति होते हैं जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों में काम करते हैं। मैं अपने 27 वर्षों के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के अनुभव, 25 वर्षों तक विधि के क्षेत्र में शिक्षा देने के अनुभव, 12 वर्षों तक बिहार राज्य विधि आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने के अनुभव, 14 वर्षों तक न्यायिक प्रशिक्षक के कार्य करने के अनुभव और लगभग 2 वर्षों के रूप में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के रूप में काम करने के आधार पर
आप जैसे विद्वानों के समक्ष यह निवेदन करता हूं कि जनता को न्याय हिंदी में ये केवल और केवल अधिवक्ता के सामूहिक प्रयास से संभव है। ज्यादा से ज्यादा आवेदन आप हिंदी में लिखें। आप यह देख ही चुके हैं कि अब पटना उच्च न्यायालय, और मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदी के प्रति प्रेम का आग जो इंद्रदेव जी के हृदय में पैदा है और जल रहा है, जहां से ये अग्नि अपने इन्होंने जलाई है अपने अंदर, हमने सीखा है। और अपने आरंभिक दिनों में जब हिंदी में आवेदन दाखिल होता था और हम लोग हिंदी में आवेदन दाखिल करते थे तो न्यायालय कहती थी कि इंग्लिश हिंदी दोनों करें, और ये सारा बजट क्लाइंट पे जाता था और क्लाइंट की उस पीड़ा से ये चैम्बर के सीनियर ने तय किया कि नहीं ठीक है, रहने दो हिंदी में, इंग्लिश में ही रहने दो। लेकिन मेरे चैम्बर में अभी भी सैकड़ों ऐसे आवेदन हैं जो हिंदी में है। इसलिए मैं न्यायमूर्ति के रूप में इस सभा में आश्वासन देता हूं कि अगर मेरे सामने हिंदी का कोई आवेदन आएगा तो मैं हिंदी में निर्णय दूंगा। और जिस निर्णय के विषय में आप सबों ने चर्चा की उसमें अधिवक्ता के रूप में इंद्रदेव जी ही थे और इन्होंने हिंदी में आवेदन लिखा था और बहस के बाद इन्होंने अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि निर्णय हिंदी में ही। वह संजोग था कि मेरे पास जो स्टोन है उसमें से हिंदी जानता था, जिसकी जानकारी मुझे थी। मैंने बुलाया और हिंदी में निर्णय। इसलिए मेरा अनुरोध है अधिवक्ताओं के दिल में मैं, चूंकि बहन परमार ने कुछ ऐसी चर्चा कर दी कि शिक्षक, मूल रूप से शिक्षक होने के नाते मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं और विषय से हट के कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इन्होंने चर्चा की 154 सीआरपीसी। आप सभी जानते हैं कि सीआरपीसी अब बीएनएसएस हो चुका है, नोटिफाई होते ही वो काम शुरू हो जाएगा। तो धारा 154 अब बदलकर धारा 173 हो चुकी है और उसमें दो बातें, वैसे तो कई बातें उसके अंदर नई बातें आई हैं, लेकिन जो दो नई बातें हैं जो आने वाले समय में वकालत को झंझावात कर देने वाली हैं, वो आपसे शेयर कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि हम 0 एफआईआर की बात करते थे, तो 0 एफआईआर आज के इसी में आगे यदि एफआईआर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करते हैं तो आपको 3 दिनों के अंदर उस थाने में जाकर अपने उस इलेक्ट्रॉनिक पिटीशन पर, इलेक्ट्रॉनिक से ट्रांसफर किए गए आवेदन पर हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आपका आवेदन वहां रुक जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संज्ञेय अपराध में जहां अनुसंधान दाखिल करते ही शुरू होता है, वहां पर एक ईंट का पत्थर रखा गया है, ईंट रखी गई है कि यदि 7 साल से कम का अपराध है तो अनुसंधान तुरंत नहीं शुरू होगा, बल्कि ये शक्ति पुलिस को प्रदत्त की गई है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके यह देखा जाए कि सचमुच अपराध हुआ है या नहीं, और वैसे मामले में 14 दिन के बाद ही अनुसंधान शुरू होगा, 7 साल से कम के मामले में। ये बात याद रखें। वो 173 में ये प्रोविजन आए हैं और उसके अलावा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस तरह के परिवाद दाखिल हो सकते। एक परिवाद तो वो जो प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, दूसरा परिवाद वो जो
ऑफिशियल्स कर रहे हैं, और जहां ऑफिशियल्स कंप्लेन कर रहे हैं उसमें गवाही की जरूरत नहीं, संज्ञान होगा सीधे। वैसे कंप्लेंट जो कोर्ट के द्वारा हो रहे हैं उनमें भी संज्ञान सीधे होगा। वैसे मामले जहां 340 से संज्ञान है, कोर्ट के आदेश पर हुए हैं, वैसे में भी संज्ञान होगा। लेकिन 200 सीआरपीसी बीएनएसएस में 223 हो चुका है, और उसमें यह प्रावधान है कि संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुना जाएगा, जो कि पहले नहीं। तो ये आने वाला समय में आप कैसे अपने को तैयार करेंगे, ये आपको सोचना। मैं भाई शैलेंद्र जी ने एक बात कही कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता सीपीसी, जिसके बारे में आज भी अधिवक्ताओं से अगर प्राइवेटली पूछा जाए तो कहेंगे सबसे टफ टाइम्स। बट मेरा ऐसा अनुभव है सीपीसी के बारे में कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये इवोल्यूशन ऑफ लॉ है। और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसका भी जन्म हुआ है और जो बड़ा हुआ है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो निरक्षर हो, सीपीसी का पूरा ज्ञान उसे, सीपीसी उसके रग रग में बह रहा, उसे सिर्फ उसे निकालने की जरूरत है। सीपीसी कोई पढ़ के किसी ने नहीं सीखा। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हर एक व्यक्ति को सीपीसी का ज्ञान इसलिए है कि वो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़ा हुआ है और उसको वो सारा ज्ञान है। और मैंने जब पहली बार इस बात को अपने विद्यार्थियों के समक्ष कहा, उस समय चाणक्य नेशनल विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, तो मेरे क्लास का एक विद्यार्थी, हमने यही बात कह दी जो आपसे कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हर व्यक्ति के रग रग में सीपीसी दौड़ रहा है। तुम किसी को लाओगे, हम ऑपरेशन करके दिखा देंगे, लेकिन दिन शनिवार का रखना, समय लगेगा। शनिवार के दिन क्लास में पहुंचा तो देखा कि एक विद्यार्थी ने गार्ड को बैठाया है चेयर पर। हमने देखा, हमने गार्ड से पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले सर विद्यार्थी लोग बैठाए हुए हैं। तो हमने पूछा कि आप क्यों बैठाए यहाँ इनको? बोले सर आपने कहा था, याद कीजिए मंडे क्लास में, कि ऑपरेशन करके दिखाएंगे। हम लोग तो सीपीसी पढ़ के समझ नहीं आ रहा, ड्राइव के निकाल लिया ऑपरेशन। मुझे याद है कि यही बात मैंने बीपार्ड के क्लास के दौरान मैंने कह दी। सरपंच लोगों का क्लास चल रहा था, एक सरपंच निरीक्षक अंगूठा छाप, और यही बात मैंने कह दी कि सीपीसी से डरिए नहीं, वो सब आपके रग में बह रहा। महानिदेशक बैठे थे जो बाद में गवर्नर के यहाँ से फिर राज्यपाल प्रेसिडेंट के यहाँ से फिर रिटायर किए। मैं उन्हें पहचानता नहीं। हमारा भारतवर्ष एडवर्सरी सिस्टम को फॉलो करता है। आप सभी थके हुए हैं, ज्यादा समय नहीं लेकर इंग्लिश और हिंदी वाली बात पर कह दूं कि क्लास में जब जाते थे तो लड़के कहते थे कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे या हिंदी में पढ़ाएंगे, या हमने पूछा कि इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। कुछ लड़के कहते थे कि इंग्लिश में बोलिए, कुछ लड़के कहते हिंदी में बोलिए। तो हमने कहा कि भाई सुन लो, इंग्लिश का पीएचडी किया हुआ भी व्यक्ति अगर लॉ की क्लास में बैठेगा और उसको अगर हिंदी में लॉ पढ़ाया जाएगा तो उसका सर उतना ही भारी हो जाएगा जितना इंग्लिश के पीएचडी किए हुए व्यक्ति के सामने अगर इंग्लिश बोला जाए। और नहीं तो सुन लो, हम तुमको डिग्री का डिफिनेशन ही कर देते हैं, इंग्लिश वाले भी सुन लो, हिंदी वाले भी सुन लो। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसा इसलिए है कि लॉ के शब्द चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो बोलते हैं और हमें उसे पकड़ना होता है, हमें उसके भाव को देखना है।
हम अगर उसके भाव को नहीं देखेंगे तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। और इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, जिस पर हम रात और दिन कार्य करते हैं। हमने जजमेंट शब्द सुना है सभी से कि जजमेंट क्या है। जजमेंट की परिभाषा सीपीसी में दी गई है और जजमेंट शब्द की परिभाषा 2 लाइन में दी गई है, 2 लाइन। जजमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ जज। जजमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री। अगर इस स्टेटमेंट को केवल ध्यान में रखा जाए और अपने अनुभव को पीछे छोड़ दें तो ये बताएं कि पहले डिग्री या पहले जजमेंट क्या है आखिर। अगर गलत होता तो चैलेंज होकर अमेंडमेंट हो जाता। 100 वर्ष से ऊपर अधिक हो गए, अभी तक वो जस का तस बना हुआ है। तो मैं आप सभी यहां अधिवक्ता बैठे हैं, कोई मुझे बता दे कि बिना समझे हुए क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं? बिना दिमाग में आए आप कुछ लिख सकते हैं? 4 लाइन भी लिखना होगा तो आपको दिमाग में वो आना होगा कि क्या लिखना है। तो अगर आप जजमेंट जज साहब लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से डिग्री पहले आ रही है। वो आपके लिए नहीं, जज के दिमाग के लिए डिग्री पहले है कि डिग्री उनके दिमाग में आ गई और जिताना किसको, हराना किसको, उसके लिए वो रीजनिंग लिखना। इसलिए वो डिफिनेशन अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। और इस तरह से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के लगभग हर एक सेक्शन इसी तरह की मूल बातें छिपी। दूसरा क्या, तो अगर हिंदी में आपको काम करना है, हिंदी में बढ़ाना है अपने कैपेसिटी को, तो हिंदी के ज्यादा से ज्यादा पिटीशन आपको देखने हैं। और ये बात मैंने अनुभव की है। इंद्रदेव जी को जब अपने सीनियर से ये ज्ञान लेते थे तो मैं बैठा वहां देखता कि कैसे ये डांट सुन रहे हैं, कि कैसे ये पिटीशन देख रहे हैं, कैसे इनको जिम्मेवारी मिल रही है कि नहीं, ये गलत हो गया, फिर ड्राफ्ट करके आएगी, फिर तीसरी बार ड्राफ्ट करके लाएगी। एक पिटीशन को इन्होंने 10 बार 20 बार ड्राफ्ट करके उस मुकाम पर ये पहुंचे। और मुझे अपार हर्ष है कि आज इनका नाम इतना है और ये अभियान से जुड़ के आज सर्वोच्च शिखर पर। धन्यवाद। जय हिंद। भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सबों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। भारतीय भाषा अभियान के द्वारा पूरे देश में इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हर वर्ष मनाया जाता है ताकि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। सर्वप्रथम इस मंच पर आसीन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन का सर्वप्रथम कभी भी निराश नहीं किया। अपने गंभीर वाणी से हर बार हम लोगों को उन्होंने उत्प्रेरित किया है। हम उनके आभारी हैं। हमारे अग्रज और बिहार बार काउंसिल के सुनामधन्य अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी उपस्थिति से ही हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। इनकी वक्तव्य शैली के हम लोग मुरीद हैं। हर आयोजन में इनकी उपस्थिति हम लोगों को प्रेरणा देती है। हमारा एक उनसे व्यक्तिगत आग्रह है। पिछले वर्ष मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल जी के द्वारा अनुशंसित उच्च है। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार संसद सदस्यों को अनुवाद यंत्र दिया जाता है ताकि संसद का कोई सदस्य किसी भी भाषा में बोले वह उसी अपनी भाषा में समझ सके, अगर उसी तरह देश के सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अगर एक अनुवाद यंत्र मुहैया कराई जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। अगर इस दिशा में हम लोग आपके और वर्मा साहब भी हैं और आप लोगों में से बहुत श्रोता भी हों, माननीय न्यायाधीश संजय करोल साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इस मामले पर काम करेंगे। अगर
आपके निर्देशन में कुछ कार्य हम लोग करें तो निश्चित ही देश के उच्च न्यायालयों में भाषा की समस्या का निदान हो सकता है। अपने मिश्र जी जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष है, इनकी ओजमयी वाणी से भी हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अपने बड़ी मित्र आदरणीय एस.डी. यादव साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों का मान बढ़ा। मैं शैलेंद्र भाई का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी हमने उनको कहा है, उन्होंने हमारे मंच पर आकर हमें और भी सम्मानित किया है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के बिहार के प्रमुख और इस कॉलेज के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे कार्यक्रम की सफलता की उपलब्धि इन्हीं को जाती है। अपने प्रदेश संयोजक परमानंद प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इनके अथक प्रयास और कार्य क्षमता के कारण ही यह आयोजन सफलीभूत हो सका। अपने सह संयोजक इंद्रदेव प्रसाद जो पूरे देश में हिंदी के योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ही पूरे कार्यक्रम को सफल बना देती है। भारतीय भाषा अभियान के प्रदेश संयोजिका शिखा सिंह परमार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका सहयोग अवर्णनीय है। अपने सह संयोजक श्री राजेश कुमार जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर हम लोगों का मान बढ़ाया। इस दीर्घा में आए सभी बहनों भाइयों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम में आकर हमारा उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। इसके अतिरिक्त इस कॉलेज के प्राध्यापकों एवं कॉलेज कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सार्थक प्रयास से ही यह कार्यक्रम सफल हो सका। और इसके अतिरिक्त जिनको मैं धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सका हूँ, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।
जोड़ते हुए